हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हाउ आर यू? आप लोग अच्छा कर रहे होगे, चीज़ों को रिवाइज कर रहे होगे, पढ़ लिख रहे होगे, हंसी खुशी से रह रहे होगे। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी में ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे। क्लास 7 की इन्वायरमेंट पढ़ रहे थे। हमने पहले लेक्चर्स में ही आपको इन्वायरमेंट क्या है, स्थलमंडल क्या है, जीव सजीव, पर्यावरण के घटक, भौतिक रासायनिक परिवेश, ये सब बात चीज़ें विधिवत समझा दिया था, लिख करके समझाया था, फिगर से समझाया था। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जहाँ कोई परेशानी हो कृपया करके पूछ सकते हैं। उसी के आगे हम लोग पढ़ाएंगे आज। उसी के आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग नोट्स में देख रहे होंगे कि वायुमंडल लिखा गया है। क्लास 7 की एनसीईआरटी में जो प्राकृतिक पर्यावरण है, स्थलमंडल तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्थलमंडल के आगे वायुमंडल, फिर जलमंडल, फिर जैवमंडल इत्यादि ऐसे ऐसे टॉपिक आते जाएंगे। हम लोग पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे पूरा एनसीईआरटी कवर कर लेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों के सामने एक हम्बल रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, और वो रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जो लोग नए नए वीडियो देख रहे होंगे कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें और मोटिवेट करें। सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दें, ताकि जो भी सूचनाएं हम यहाँ से लोड करते हैं वो आप तक पहुँच जाए। आप लोग देखें, जहाँ न समझ में आए बताएं, जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है इसके अलावा वो भी हम समझाएंगे आपको, और हम मोटिवेट होते रहेंगे। तो जब हम मोटिवेट होते रहेंगे तो आप भी मोटिवेट होते रहेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग शुरू करते हैं। आइए बिना किसी देरी के, यहाँ पर लिखा हुआ है वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल क्या होता है? इसके पहले हमने पढ़ाया था आपको कि स्थलमंडल क्या है, उसकी परिभाषा में बता दिया था। थोड़ा मैं बैक रिवाइज कर दूं ताकि आपके दिमाग में चीज़ें जो चल रही हैं वो सिस्टमेटिक ढंग से सुचारू रूप से आ जाएं। स्थलमंडल क्या होता है फ्रेंड्स? पृथ्वी की ऊपरी परत होती है, या ऊपरी परत से ढकी होती है, ठोस परपटी, चट्टान से ठोस परपटी होती है। यह मिट्टी की पतली परत से ढकी होती है। यह जो बनती है, जिसका स्थलमंडल का जो निर्माण होता है वह ठोस चट्टानों से होता है। ठोस चट्टान जब अपघटित होते हैं तब वे जा करके प्रॉपर्टी में चेंज होते हैं, और खनिज संपदा का यह स्रोत होता है। ये सब चीज़ें हमने पिछले लेक्चर्स में ही क्लियर कर दिया था। अब हम उसके आगे पढ़ाने चल रहे हैं वायुमंडल। जैसा कि आप लोग में से बहुत सारे लोग वायुमंडल की डिफिनीशंस जानते होंगे, वायुमंडल क्या है क्या नहीं है। तो फ्रेंड्स, वायुमंडल जो होता है वो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत होती है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत। अब पृथ्वी के जो चारों तरफ वायु फैली हुई है, वह वायु क्यों स्थिर है? स्थिर का मतलब कि क्यों पृथ्वी को घेरे हुआ है, क्यों पृथ्वी पर ही ये वायु चलती है, इसका कारण क्या है, रीजन क्या है, वगैरह वगैरह हम लोग देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी पृथ्वी हो गई। ठीक है, दिस इज एन अर्थ। अर्थ के चारों तरफ क्या बहती है? हवा। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि अगर हवा ना हो तो क्या पॉसिबल हो सकता है इंसान की लाइफ? नहीं। क्यों? क्योंकि हवा ही मुख्य स्रोत होता है। हवा ही जो है मुख्य घटक होता है। पेड़ पौधे जो होते हैं वह सांस प्रदान करते हैं जीवों को, और उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। एक तो मनुष्य के लिए ये कई प्रकार से सहायक होता है। लेकिन यह हवा में होता क्या है? अभी आप लोग जहाँ जिस स्टैंडर्ड पे 7 स्टैंडर्ड पे पढ़ रहे हैं वहाँ तक मैं समझा रहा हूँ। अभी आगे की जो टॉपिक्स हैं वहाँ पर ये और क्लियर होंगे। वायु क्या है? विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। हवा क्या है? वायु का क्षैतिज प्रवाही हवा होता है। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं यही बताते चलता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। देखिए फ्रेंड्स, जो वायु होता है ना, वह कई प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। यहीं पर समझ लीजिए। अगर कोई आपसे पूछता है कि वायु क्या है, तो आप बताएंगे कि कई प्रकार के गैसों के मिश्रण को वायु कहते हैं। और अगर कोई पूछ लिया हवा किसे कहते हैं, तो आप वही बता देंगे कि जब वायु क्षैतिज रूप मतलब इस रूप में प्रवाहित होने लगती है तो वही वायु क्या बन जाती है? हवा बन जाती है। ठीक है, तो कई प्रकार वायु में ये हवा में होता क्या है या वायुमंडल में होता क्या है?
वायुमंडल में फ्रेंड्स कई प्रकार की गैसें होती हैं, धूलकण होते हैं, जलवाष्प, राख वगैरह उपस्थित होते हैं। तो वायुमंडल का निर्माण आप तरीके से कह सकते हैं कि इन्हीं सबसे होता है। और ये पृथ्वी के चारों तरफ किससे बंधा हुआ होता है? क्यों ये उड़ नहीं जाता? उड़ने का मतलब कि पृथ्वी के चारों ओर ये क्यों चलता रहता है? क्यों? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसको बांधे रहता है, उसको रोके रहता है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है वह किसके कारण रुका हुआ होता है या किसके कारण वो बंधा होता है। तो आपको सीधा सा जवाब देना है, किसके कारण रुका होता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण रुका होता है। इसमें परिवर्तन अगर होता है फ्रेंड्स, अगर वायुमंडल में परिवर्तन होता है तो मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि मौसम और जलवायु पूरी तरीके से वायुमंडल पर डिपेंडेंट रहते हैं, पूरी तरीके से उनकी निर्भरता क्या होती है? वायुमंडल के ऊपर रहती है। इसका महत्व क्या है? सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से जीवों की रक्षा करता है। अब आप वायुमंडल के विषय में काफ़ी सारी चीज़ें जान चुके हैं। अब हम आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्या है? जलमंडल। जलमंडल क्या होता है? जलमंडल का सोर्स कौन है? जलमंडल फ्रेंड जल का क्षेत्र होता है, लेकिन अगर आप जल का क्षेत्र बताएंगे तो ये अनलिमिटेड होगा। ठीक है, इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि जल का क्षेत्र एक बूंद से लेकर के एक विशाल महासागर तक हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ भी जल का क्षेत्र देखिए समझ लीजिए वो जलमंडल है। जलमंडल का निर्माण कैसे होता है? हम तीनों प्रकार के निर्माण को बताते आ रहे हैं। जैसे वायुमंडल का निर्माण कैसे होता है? विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, धूलकण होता है, जलवाष्प होता है, राख होता है, इत्यादि इत्यादि होते हैं, तब जाकर के वायुमंडल हमारा बनता है। ठीक इसी तरीके से स्थल मंडल में हमने बताया था कि स्थल मंडल का निर्माण कैसे होता है? चट्टानों के अपघटन से। फिर हम जलमंडल बता रहे हैं, जलमंडल का निर्माण या स्रोत एक ही चीज़ है। कैसे होता है? जब नदी भी जलमंडल है, झील है, समुद्र है, महासागर है, आदि विभिन्न प्रकार के जो जलाशय हैं वो सब मिलकर के जलमंडल का निर्माण करते हैं, और ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये जलमंडल का सोर्स हो गया। जलमंडल क्या है, किसे कहते हैं, आपको ये याद रखना है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है, जैवमंडल। जैवमंडल क्या होता है? जैवमंडल का अन्य नाम क्या है? सजीव या संसार। ठीक है, तो स्थल मंडल, यहाँ पर मैंने एक फिगर बना रखा है। स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, इन तीनों का कॉमन रूप क्या है? जैवमंडल है। अगर इसका परिभाषा या डिफिनीशन देना चाहो आप, तो पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र, संकीर्ण का मतलब होता है तीनों में उभयनिष्ठ, या तीनों में एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर स्थलमंडल भी पाया जाए, वायुमंडल भी पाया जाए और जलमंडल भी पाया जाए, तो वही जैवमंडल कहलाता है। न कि कोई एक मंडल अकेला जैवमंडल नहीं बनता। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया? संकीर्ण क्षेत्र लिखा गया। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ पर स्थल, वायु, जल मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं या मिलकर जीवन का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाता है? जैवमंडल कहलाता है। अब आप इसको इक्वेशन के रूप में याद करने का जो तरीका है वो कैसे करेंगे? तो जैवमंडल इक्वल टू पादप एवं जीव जंतु। पादप एवं जीव जंतु मिलकर के जैवमंडल बनाते हैं। यहाँ आपको समझने के लिए कैटेगरी दे देनी चाहिए कि पादप एवं जीव जंतु का जो निर्माण होता है उनके बीच कौन सी कड़ी मोस्ट फैक्टर होती है? स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल। इन तीनों के बगैर जैवमंडल नहीं संभव हो सकता, या पादप और जीव जंतु स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बगैर नहीं रह सकते। अभी इसमें एक कॉन्सेप्ट और निकल करके आएगा। अब यहाँ पर हम जब वो वाला वीडियो डाले हैं कि एनसीईआरटी क्यों, कैसे पढ़ें, उससे एनालिसिस कैसे करें, वो टॉपिक मैं अब यहाँ पे ले रहा हूँ। इधर देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप लोगों ने अभी तक स्थलमंडल पढ़ा, पर्यावरण पढ़ा, पर्यावरण की उत्पत्ति पढ़ा, स्थलमंडल पढ़ा, स्थलमंडल की विशेषता पढ़ा, वायुमंडल पढ़ा, उसकी विशेषता पढ़ा, जलमंडल पढ़ा, उसकी विशेषता पढ़ा, जैवमंडल पढ़ा, उसकी विशेषता पढ़ा।
अब यहाँ पर उन तीनों के बाद आपके दिमाग में कुछ थिंकिंग करने के लिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हूँ, ताकि आपका जो लेवल है वो यूपीएससी तक जा सके। यूपीएससी तक कैसे पहुँचेगा वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। जैसे, क्या जैवमंडल जीवों की उत्पत्ति एवं उनके विकास के लिए आवश्यक है? इसको आपको 50 शब्द में लिखना है। कैसे लिखोगे हमने बाकायदा पूरा बता दिया है, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। क्यों? फिर हमने इसी प्रश्न का आंसर में फैक्ट के रूप में लिखा है। जैसे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा जीवों के विकास के लिए आवश्यक है? अब आपको बताना है स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल। आपको इसमें आंसर देना है कौन सी दशा है जिससे जीव क्या हो सकते हैं, विकास कर सकते हैं अपना। तो आपको जैवमंडल लगाना है। अब यहाँ पर हम आपको एक और आगे बताने चल रहे हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक अलग टॉपिक है। अब उस टॉपिक का नाम है परितंत्र, इकोलॉजी। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये जो पहला चैप्टर आप पढ़ रहे हैं इसकी टर्मिनोलॉजी पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टर्मिनोलॉजी अगर इसकी आपको सारी क्लियर हो गई तो आपका इन्वायरमेंट का 20 से 25% प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो गया। यहाँ पर हमने टॉपिक लिया है पारितंत्र। पारितंत्र का मतलब क्या होता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। पारितंत्र का मतलब होता है कि एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा ढांचा, तंत्र को सिस्टम कह लो, ढांचा कह लो, या फिर आवश्यक दशाएं के लिए उपयुक्त परिस्थितियां कह लो, कुछ भी कह लो। एक ऐसा तंत्र या सिस्टम या ढांचा या उपयुक्त दशा जिसमें समस्त जीवधारी का मतलब क्या, पादप एवं जीव जंतु, मनुष्य, जीवधारी एक दूसरे के साथ क्रिया कर, पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं तथा उसमें निवास करते हैं। यहाँ पर हम परिभाषा लिखे हैं, वह तंत्र, ठीक है, वह तंत्र, तंत्र का मतलब मीनिंग बताया मैंने, जिसमें समस्त जीवधारी का मतलब पादप और जीव जंतु आपस में एक दूसरे के साथ, ये जो जीवधारी हैं, जैसे मनुष्य है। अब यहाँ पर आप समझिए, जैसे मनुष्य है, अब मनुष्य का किसके साथ संबंध, पशुओं के साथ संबंध, और पशु का मनुष्य के साथ संबंध, मनुष्य का पेड़ पौधों के साथ संबंध, ठीक है। अब पेड़ पौधों का मनुष्य के साथ संबंध, और फिर पशुओं का पेड़ पौधों के साथ संबंध, और फिर पेड़ पौधों का पशुओं के साथ संबंध, ठीक है। तो ये तीनों आपस में क्या करने लगे, यही यहाँ पर समझना है। जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ, ये सब आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया करें, उस पर डिपेंडेंट हैं, तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ। पर्यावरण के दो कारक होते हैं, एक भौतिक कारक होता है जो नहीं बदलता, जैसे सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गई, पेड़ पौधे हो गए, ये सब क्या है, भौतिक कारक। और रासायनिक कारक क्या है, रासायनिक कारण जैसे खाद का निर्माण हो गया, और सूर्य के द्वारा जो किरणें आती हैं उसके द्वारा पौधों का भोजन का निर्माण होता है। ये सब रासायनिक फैक्टर्स हो गए। आगे ये सब बहुत विस्तार पूर्वक टॉपिक आएगा, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। अभी यहाँ पर मैंने समझाया है उतना पर्याप्त है। पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। आपके दिमाग में ये आ जानी चाहिए कि मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे जहाँ रह रहे होंगे उनका कोई निवास होगा, ठीक है। पशुओं को चारा मिल रहा होगा, चारा या तो वो स्वयं से कर रहे होंगे या मनुष्य के द्वारा प्रदान किया जाता होगा। तो ये तीनों आपस में क्या हैं, बहुत रिलेटेड हैं, एक के बिना दूसरे का जीवन संभव नहीं है। इसीलिए ये मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे सब साथ में चलते हैं। तो और ये सब संबद्ध किससे हैं, ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध होते हैं। इन सब में जो फैक्टर्स लगा होता है रिलेटेड करने के लिए, वे सब ऊर्जा और पदार्थ के द्वारा आपस में रिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं यहीं पे बता दे रहे हैं। आगे इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कहाँ पे है, आगे की एनसीईआरटीज़ में है, वहाँ पर और अच्छे से आपको
चीज़ें समझ में आएंगी। देखो इधर, आप लोगों ने से देखा होगा कि जैसे चीता शाकाहारी जीव है, मांसाहारी जीव है, सॉरी, चीता, शेर, बाघ, तेंदुआ, ये सब क्या है, मांसाहारी जीव है। और ये मांसाहारी जीव जब शिकार करता है, मान लीजिए खरगोश को खाने जा रहा है या हिरन को खाने जा रहा है, तो वो दौड़ लगाता है, ठीक है। तो इसमें क्या फैक्टर काम कर रहा है, ऊर्जा का फैक्टर काम कर रहा है। ऊर्जा ऊर्जा जो है एक स्तर से दूसरे स्तर पे जा रही है, ठीक है। अभी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, मैं बहुत हल्के से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये ऊर्जा होता है। मनुष्य जो कि सर्वाहारी है, मांस भी खाता है और शाकाहारी भी करता है। तो शाकाहारी वो पेड़ पौधों से लेता है और मांसाहार जीवों से ग्रहण करता है। तो उसमें क्या होता है, वो ऊर्जा के लिए करता है, उसको ऊर्जा मिलती है। आप लोग हमारी साइंस की एनसीईआरटी देख सकते हैं, जहाँ पर हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ाया है। वीडियो में वहाँ पर है, मेरा पूरा चैनल खोलिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। साइंस की एनसीईआरटी का पहला लेक्चर पूरा इसी पे है कि भोजन से हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। और उस ऊर्जा का हम क्या करते हैं, उस ऊर्जा का हम उपयोग अपने कार्यों के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये सब ऊर्जा और पदार्थ होता है। ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध होता है। तो जो खरगोश की ऊर्जा है, खरगोश के शरीर की अंदर की ऊर्जा है, वो कहाँ गई, शेर के अंदर गई। और शेर और जो पेड़ पौधों की ऊर्जा है वो कहाँ गई, मनुष्य के अंदर गई या गाय के अंदर गई। तो ये सब चक्रीय व्यवस्था होती है। आगे इसको आपको विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। अभी यहाँ के लिए परितंत्र आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए मैंने एक फिगर बनाया है। परितंत्र क्या होता है, ये सब एक जैवमंडल है। यहाँ से नदी निकल रही है, ये पर्वत है, ये जंगल है, ये पशु पक्षी हैं, ये मनुष्य रह रहा है। यहाँ पर पशु हैं, घास है और भी प्रकार के पदार्थ हैं, चिड़िया है, पशु पौधे, सब कुछ यहाँ पर इतने में है। ये एक पूरी पृथ्वी है, ठीक है। अब पशु घास से संबद्ध है। ये देखिए, पशु का संबंध किससे है, घास से है। ये घास खाती है, दूध देती है। दूध का उपयोग मनुष्य करते हैं, मनुष्य दूध पीता है, उसको ऊर्जा मिलती है, फिर मनुष्य अन्य कार्यों को करता है, ठीक है। तो प्रकृति में जितने भी संरचनाएं हैं उनका कार्य निर्धारण होता है, वे अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं और उनका संबंध ऊर्जा और पदार्थ से होता है। वे ऊर्जा के द्वारा, ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध होते हैं, ठीक है। तो ये परितंत्र होता है। तो आपको ये फिगर याद रखना है, ये फिगर आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, परितंत्र का निर्माण। परितंत्र का निर्माण कैसे होता है, कैसे आखिर परितंत्र बनता है, क्या कोई घटक होता है? हाँ, होता है। ये जो हमने आपको बताया, यहाँ देखिए, परितंत्र का निर्माण मतलब जीवधारियों का आपसी संबंध। ये जीवधारी का मैंने आपसी संबंध यहाँ पर मैंने फिगर के रूप में बताया है, स्ट्रक्चर के रूप में, यही होता है जीवधारियों का आपसी संबंध, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो मैं यहाँ पर ये बताया हूँ, मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वो वही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जीवधारियों का आपसी संबंध, फिर क्या है, आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध, ठीक है। कोई जीव जंतु जिस स्थल पे रहता है वहाँ घास चरता है, वहाँ मनुष्य होते हैं, उस पशु को मार के खाते हैं या दूध खाते हैं, ठीक है। तो यही इसके परितंत्र के निर्माण का घटक हो जाता है, जो इसमें ऊर्जा और पदार्थ होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको और समझना है। तो आपको ये समझ में आ गया परितंत्र का निर्माण कैसे होता है, जीवधारियों के आपसी संबंध से और आसपास के पर्यावरण के बीच के संबंध से। अधिक वर्षा वाले वन, ठीक है, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे से ताल, इन सब का भी अलग अलग पारितंत्र होता है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। पारितंत्र देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि नदी का भी हो सकता है, क्योंकि नदी का इकोसिस्टम अलग होता है, अर्थात नदी का पारितंत्र, उसमें नदी जीव पाए जाते होंगे जो पानी में रहते होंगे। महासागर का पारितंत्र अलग होता है, महासागर का वायुमंडल अलग होता है, ठीक है। लेकिन सबका सबका मिक्सचर क्या है, जैवमंडल है। अब हर मंडल का अपना अलग इकोसिस्टम होता है। जैसे जब आप झील में जाएंगे तो वहाँ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मिलेंगे, तालाब में जाएंगे मछली मिलेंगे,
महासागर में जाएंगे मछली मिलेगा, विशालकाय मछली मिलेगी, नीली व्हेल मिलेगी, बिजली मारने वाली मछली मिलेगी, ऐसे ऐसे जीव जिसका अभी तक कोई आविष्कार नहीं हुआ है वो भी मिलेंगे, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे। तो वो एक महासागरीय परितंत्र हो गया। फिर वो अगर उन महासागरीय परितंत्र को हम केवल स्थल मंडल पर लगाना चाहें तो नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि हर पारितंत्र का अपना एक विशिष्ट नियम होता है जो उस पारितंत्र में रहने के लिए अनुकूल परिवेश प्रदान करता है। स्थल मंडल पर जो जीवधारी रहते हैं अगर उनको जल मंडल में निवास करने के लिए कह दिया जाए तो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हर मंडल की अपनी एक मुख्य विशेषता होती है जो उस जीव को विशिष्टता प्रदान करती है। ठीक है, तो ये आपका परितंत्र हो गया, परितंत्र की परिभाषा हो गया। अब हम आते हैं जो बचे खुचे टॉपिक हैं। आप यहाँ से देख रहे होंगे एनसीईआरटी। अब यहाँ पर आपने देखा पारितंत्र क्या है। अब हम आते हैं मानवीय पर्यावरण पे। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। अभी हमने बताया कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच कैसी क्रियाएं होती हैं, कैसा वो क्रिया करते हैं और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। ठीक है, प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए, जैसे फसल उगाना, पशु पालना एवं अस्थायी जीवन जीना। ठीक है, आगे चल कर के पहिए का आविष्कार हुआ, ये वगैरह वगैरह। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। मेरे इसको पढ़ने का मकसद क्या है? देखिए फ्रेंड्स, ये जब आप एनसीईआरटी पढ़ें, फिर मैं बता रहा हूँ, ये पूरा टॉपिक जो मानवीय पर्यावरण है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका सी सेट का प्रश्न है। ठीक है, सी सेट का जो निर्माण है, सी सेट जिस हिसाब से किया गया है वो यहाँ तक है। ठीक है, इसको पढ़ करके पैरा पे क्वेश्चन बनता है सी सेट में, उसको आपको बताना है। अब इससे क्या क्या चीज़ें निकल करके आई वो हम आपको समझा रहे हैं। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब मानव प्रकृति को अपनी आवश्यकता के अनुसार चेंज करता है, ठीक है, बदलता है, प्रकृति जब अपना स्वरूप खुद से बदलती है तो वो विनाशकारी नहीं होती। लेकिन मनुष्य की क्षमताएं और लालच असीमित हैं। मनुष्य एक लालची प्राणी होता है, भौतिक प्राणी होता है। वो जितना पाता है कम उसके लिए होता है, वो और पाना चाहता है। इसी और की लालसा ने हमारे प्राकृतिक संतुलन को पूरा बिगाड़ दिया है, असंतुलित कर दिया है। जब मनुष्य इस प्रकृति को अपने आवश्यकता अनुसार चलाना चाहता है, अपने अनुसार चलाना चाहता है, अपने परिवेश के अनुसार बदलना चाहता है, तब प्रकृति बिखर जाती है, उसमें असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। इसका एग्जाम्पल जस्ट ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, जो समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, समुद्र तटीय इलाके डूब रहे हैं, जलमग्न हो रहे हैं, जगह जगह का वायुमंडल परिवर्तन हो रहा है। जहाँ कहीं बारिश नहीं हो रही थी वहाँ नदी बहने लगी, और जहाँ नदी नहीं, सूखा पड़ रहा था, वहाँ बारिश होने लगी। ठीक है, जहाँ बारिश नहीं होता था वहाँ बारिश होने लगी, और जहाँ बारिश होती थी वहाँ सूखा पड़ने लगा। पूरा वायुमंडल चेंज हो गया। ठीक है, तो इसमें प्रदूषण जो है अत्यधिक मात्रा में उत्पादन हो गया। मनुष्य की आवश्यकताएं दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं, और इसीलिए प्रकृति में परिवर्तन उतना ही करना चाहिए जितना हमारी आवश्यकता हो या जितने से हमारा काम चले। अत्यधिक परिवर्तन करना प्रकृति में नुकसानदेह होता है। हमारी आने वाली पीढ़ी इससे वंचित हो जाएगी। यही सतत विकास का लक्ष्य है। ठीक है, सतत विकास का लक्ष्य क्या है? जो पूरा सस्टेनेबल ग्लोबल डेवलपमेंट है, SDG, उसमें 30 पॉइंट हैं, उसको आप देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये सब जो ये तो आप समझ गए कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे नहीं। लेकिन ये बहुत कुछ संदेश दे रहा है कि क्या संदेश दे रहा है? मनुष्य को एक सीमा तक परिवर्तन करना चाहिए, इस हद तक नहीं कि प्रकृति अपने आप पर बदला लेने के लिए मनुष्य की पूरी
पीढ़ी का ही विनाश कर डाले। ठीक है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है? जहाँ पर वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है, धन का प्रयोग नहीं होता। जब तक धन का प्रयोग नहीं होता था, बड़ा अच्छा सिस्टम था। क्यों? क्योंकि मनुष्य की लालसा नहीं थी, लालसा सीमित थी, लोग अन्न उपजाते थे, मार काट नहीं थी, कुछ नहीं था। ठीक है। लेकिन धन का आगमन जैसे हुआ वैसे ही सारे नियम आ गए, सब कुछ असंतुलित हो गया। लेकिन मेरे यह कहने का मतलब नहीं है कि असंतुलित हो गया तो धन का विकास नहीं होना चाहिए था। हो, लेकिन नियम अनुसार हो और नियम को फॉलो करने वाले लोग हों। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। ख़त्म होने का मतलब इसमें जितने कॉन्सेप्चुअल टॉपिक थे उन सबको मैंने समझा दिया। अब इसके प्रश्न पे आते हैं। इसके जो प्रश्न हैं, देखिए ये सब क्या है, आप इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। नहीं आएगा तो पूछिएगा, मैं समझाऊंगा और इसको कल समझाएंगे। अभी जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव टाइप में, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? हमने पहले लेक्चर में बताया था कि परितंत्र 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। आप याद करिए, दिमाग पे जोर डालिए। प्राकृतिक परितंत्र क्या है? मरुस्थल है, वन है। ताल क्या है? ताल का निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाता है, यह प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो कौन सा सही है? दूसरा। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? हमने आपको ये भी बताया है, पर्यावरण मानव पर्यावरण भी होता है। मानव पर्यावरण में क्या आता है? धर्म, राजनीति, आर्थिक, ये सब सारी, सांस्कृतिक, ये सब आता है। तो धर्म, समुदाय, ये मानवीय पर्यावरण है। लेकिन स्थल क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है, तो इसलिए स्थल पर्यावरण का घटक नहीं है। अब है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? अभी यही पर्यावरण ही चल रहा है। पहाड़ क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण है। समुद्र प्राकृतिक पर्यावरण है। लेकिन सड़क मानव निर्मित है। क्यों? क्योंकि सड़क का निर्माण मनुष्य के द्वारा होता है। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पादप वृद्धि नहीं, जनसंख्या वृद्धि हाँ, फसल वृद्धि नहीं, जनसंख्या वृद्धि। क्यों सही है? क्यों खतरा है पर्यावरण के लिए? क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आवश्यकताएं बढ़ेंगी, उतने ज़्यादा पेड़ पौधे कटेंगे, उतने ज़्यादा जंगलों का विनाश होगा और उतनी ही कल कारखाने वगैरह वगैरह लगेंगे, प्रदूषण के और स्रोत उत्पन्न होंगे। तो इसीलिए जनसंख्या वृद्धि क्या है? पर्यावरण के लिए खतरा है। निम्नलिखित में से सही जोड़े बनाइए। ठीक है। जैवमंडल, अब आप बताइए कि जैवमंडल क्या है? इसमें वायुमंडल क्या है, जलमंडल क्या है, पर्यावरण क्या है? अब आप इसमें बताइए, बताइए जैवमंडल क्या है? वह संकीर्ण क्षेत्र का पांचवा, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। जलमंडल क्या है? जलीय क्षेत्र। पर्यावरण क्या है? पृथ्वी का ये जीवों और उनके परिवेश के बीच संबंध। और ये जैवमंडल संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल जल पारस्परिक क्रिया करते हैं, हमारे आसपास का क्षेत्र है। फिर ये सब है। वायुमंडल में आप ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर, अभी हमने पढ़ाया। क्योंकि पृथ्वी को जो वायु की चादर घेरती है उसको बांधने का काम पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल करता है, इसीलिए खाका दोनों हुआ, पहला और तीसरा। कारण बताइए, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। सीसेट का क्वेश्चन, क्यों करता है? क्योंकि उसकी आवश्यकताएं होती हैं। पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आवश्यकताएं हैं। ठीक है। ये सब हमने करा दिया। अब इतना बचा है, इसको आप करिएगा, जहाँ न समझ में आए पूछिएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एनसीईआरटी पढ़ते हैं या नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। तब तक के लिए ए लॉट ऑफ थैंक्स फ्रेंड्स। फिर से एक बार वही हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोग जितनी जल्दी हमारा सब्सक्राइबर कंप्लीट करा देंगे 1000, ठीक है, हम बहुत ही जल्दी लाइव आने लगेंगे, आपको और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझाएंगे। जितना हमसे हो सकेगा उतना हैंड राइटिंग्स, हैंडमेड्स नोट्स सब कुछ बना के आपको लाइव क्लासेस चलाएंगे।
ठीक है। तो लाइव क्लासेस चलाने के लिए 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। तो आप लोग 1000 सब्सक्राइबर मेरा किसी तरीके से कंप्लीट कराइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जहाँ कोई क्वेश्चन नहीं आता है आप लोग तुरंत पूछिए, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन की बटन अवश्य दबाएं, जो कि यूट्यूब के बगल में ही होती है। ठीक है। ए लॉट ऑफ थैंक्स फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।